ऑन करिए, देखिए। हाँ, जरा आप बताएं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, अब आवाज आ रही है। अब आ रही है ना? चलिए ठीक। मैं पूरा इसको देख फिर से इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं वर्धन वंश के विषय में पुनः पढ़ा दे रहा हूँ। वर्धन वंश के जो शासक, इसके संस्थापक थे नरवर्धन, उसके बाद आपका राज्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, ठीक है। उसके बाद आपका आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन, और फिर उसके बाद प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। उसके बाद फिर आपका राज्यवर्धन द्वितीय, राज्यवर्धन द्वितीय, और फिर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ये तीनों जो शासक आपके हैं, ये मुख्यतः ये शैव धर्म के मानने वाले थे, शैव धर्म, ठीक है। लेकिन यह सामंत के रूप में ही थे, ये पूर्णतः सत्ता की स्थापना इन्होंने नहीं की। वास्तविक सत्ता का संस्थापक जो था वो प्रभाकर वर्धन था, वास्तविक सत्ता का संस्थापक, ठीक है, प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है। प्रभाकर वर्धन प्रतापशील के नाम से भी जाना जाता था, प्रतापशील के नाम से भी जाना जाता था। ये राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसी समय उत्तर गुप्त के शासक, ठीक है, देवगुप्त और शशांक, ये दोनों मिलकर राज्यवर्धन की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो है इनकी बहन राज्यवर्धन, ये देखिए प्रभाकर वर्धन के दोनों पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। ये बेटा नहीं था, राज्यवर्धन का बेटा हर्षवर्धन नहीं था। ये प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन, यानी कि राजवर्धन का भाई हर्षवर्धन था, ठीक है। तो ये पहले गद्दी पर बैठता है, और इनकी बहन थी राजश्री। क्या नाम है? राजश्री। इसकी शादी जो है मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुई थी, मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा। इनका जो है प्रतिद्वंदिता किसके साथ चल रही थी? मौखर वंश के साथ भी चल रही थी। किसकी? उत्तर गुप्त के, मालवा मगध के उत्तर गुप्त शासक की प्रतिद्वंदिता मौखर वंश के साथ भी चल रही थी, और आपके वर्धन वंश के साथ भी चल रही थी। तो पहले क्या हुआ था कि मौखर वंश के शासक ग्रहवर्मा, जो कि इसका हर्षवर्धन का बहनोई लगता था, इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा कर दी गई। इसके बाद इसकी बहन राजश्री को कैद कर लिया गया। कहां पर? कन्नौज में, कन्नौज में। अब इसका बदला लेना चाह रहा था ये राज्यवर्धन, ठीक है, लेकिन राज्यवर्धन को शशांक के साथ मिलकर देवगुप्त ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी, ठीक है। अब पता चला कि ग्रहवर्मा भी चले गए, जो इनके भग्नीपति थे, और आपके राजश्री कैद कर ली गई, और राज्यवर्धन आपके इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो 6 से 600 लेकर 647 तक, 47। अब इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश से डालना चाह रहा था कि एक कहानी घटित होती है कि जब एक कन्नौज में कैद रहती है, तो ये कन्नौज से भाग निकलती है अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, अपनी आत्महत्या करने के लिए, आप जीवन को मतलब उत्सर्ग करने के लिए। तो ये जब भागती है तो ये बिंद पर्वत की तरफ जाती है, कन्नौज के कैद खाने से निकलकर, ठीक है। तो हर्षवर्धन का सेनापति रहता है भंडी, उसका नाम आप ध्यान रखिएगा, सेनापति। अब हम यहाँ सिर्फ उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, बाकी से इसको हम मिटा दे रहे हैं।
हर्षवर्धन का सेनापति क्या नाम है, भंडी। ठीक है, इसने क्या किया, इसकी सूचना हर्षवर्धन को दी कि राजश्री कैद से भाग गई है। राजश्री कैद से भागकर कहां चली गई, विंध्य पर्वत की तरफ, विंध्य पर्वत। तो हर्षवर्धन ने इसकी खोज किया और यह अग्नि को अपने को समर्पित करने जा रही थी, तभी हर्षवर्धन पहुंचकर इसकी प्राणों की रक्षा की। एक ये ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि किसने सूचना दी भागने की। ठीक है, दूसरा एक नाम है, एक राजदूत है कुंतल, कुंतल। ठीक है, यह वर्धन वंश का दूत रहता है। ठीक है, इसने सूचना क्या दी, राजवर्धन जब मारा गया था इसकी सूचना हर्षवर्धन को दिया था। किसने, कुंतल ने दिया था राजवर्धन की मृत्यु की सूचना। राज्यवर्धन की मृत्यु की सूचना। ठीक है, अब दोनों चीज क्लियर हो गया। भंड ने सूचना दी राजश्री के भागने की और कुंतल ने सूचना दी राजवर्धन के मृत्यु की। ये दो प्रमुख तथ्य ये आए। और हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो 606 से लेकर 647 तक। अब इसके शासनकाल की प्रमुख जो घटनाएं हैं उसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि हर्षवर्धन को अन्य नाम, एक नाम शिलादित्य के नाम से, शिलादित्य के नाम से, एक दूसरा नाम शकलोत्तरनाथ, शकलोत्तरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐहोल अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, इसके शासनकाल में 629 में फेनसांग भारत आया। फेनसांग 629 में आया और गया कब, 645 में। फेनसांग को थोड़ा सा समझते चलते हैं। फेनसांग चीन के होनान प्रांत का रहने वाला था, होनान प्रांत का रहने वाला था। 12-13 वर्ष की अवस्था में, 12-13 वर्ष की अवस्था में यह बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुआ। ठीक है, और उसके बाद इसने बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए कई यात्रा प्रारंभ किया चीन से होते हुए। फिर ये क्या किया, अफगानिस्तान के रास्ते हमारे भारत में प्रवेश किया। फिर वहाँ से अफगानिस्तान में आपके तक्षशिला से, पुष्कलावती से, कपशा से होते हुए फिर पंजाब होते हुए यहाँ पर आया और फिर नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने 3 वर्ष तक अनुभव किया। यहाँ पर इसने पाया कि नालंदा विश्वविद्यालय में महायान धर्म की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और इसने कहा कि इसकी एक पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम है CU यह इसकी पुस्तक है। फेनसांग ने इस पे इसका वर्णन किया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए 100 गांवों का राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त होता था। इसके बाद 671 ईस्वी में इत्सिग नामक एक चीनी यात्री आया था। उसने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए 200 गांव का राजस्व इसको प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो मान लीजिए CU की इसकी पुस्तक है और व्हीली ने, ठीक है, व्हीली ने किस पे इसकी जीवनी लिखी, किसकी, फेनसांग की जीवनी, फेनसांग की जीवनी। ठीक है, एक ध्यान और रखिएगा आप कि यहाँ आने वाले यात्रियों में एक फाह्यान है, चीनी यात्री फाह्यान। यह कब आया था, 399 में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त
द्वितीय के शासनकाल में। फिर दूसरा आने वाला आपका हेनसांग है, ठीक है, यह किसके शासनकाल में आया, ये आया है आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके बाद तीसरा जो यात्री है वह इत्सिंग है, इत्सिंग, यह 671 ईस्वी में आया, ठीक है। ये नाम पूछा जाता है, ये आपका डेट पूछा जाता है, तो आपके हेनसांग आने वाले कब थे, 629 में, यहाँ से गया कब 643 में। उसके बाद 671 में इत्सिंग आया, और उसके पहले आपके फाहियान आए थे 399, जिन्होंने अपनी पुस्तक हो की क्यू इन्होंने पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी जानकारी चीनी यात्रियों के हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपके माक त्वानलिन आते हैं, फिर चाओजू कुआ आते हैं, वो 12वीं शताब्दी के आसपास आते हैं। लेकिन इधर आपके 3 ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्रम इसका कि किस क्रम से ये आए। तो पहला फाहियान 399 में, 629 में हेनसांग और 671 में इत्सिंग, ठीक है। ये क्रम आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका शिलादित्य और शकलोत्तर पतनाथ, ठीक है, 2 नाम मिलते हैं। इसका हर्षवर्धन का युद्ध जो है किसके साथ होता है, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। यह कौन शासक था, चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य वंश। कहाँ पे युद्ध होता है, यह नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। इस युद्ध के विषय में दोनों शासक अपनी विजय की दावा करते हैं कि हमने युद्ध को जीता, ठीक है। हर्षवर्धन कहता है हमने जीता, और पुलकेशिन द्वितीय कहता है कि हमने जीता। और अंत में एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का बहुत फेमस अभिलेख है एहोल अभिलेख। इसी अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय जो है कहता है कि हमने इसको पराजित करने के बाद एक स्तंभ का निर्माण किया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये होल अभिलेख के द्वारा इन दोनों के युद्ध की जानकारी हमें प्राप्त हो, और दोनों के अपने अपने दावे हैं जीत, ठीक है। लेकिन जीत अंत में जो साक्ष्य हमारे पास मौजूद है उससे पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नदी के तट पर, नर्मदा नदी के। ये घटना ये होती है। दूसरी घटना इसके शासनकाल की ये है कि 635 ईस्वी में, 635 में यह प्रयागराज, जहां हम लोग रह रहे हैं, कहां पे, प्रयागराज, यही झूसी का जो क्षेत्र है, जहां पर इसने महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया था, महामोक्ष परिषद, ठीक है। कहां पर, प्रयागराज में। ये कब हुआ था, 635 में। ये छठा महामोक्ष परिषद था। महामोक्ष परिषद किस नंबर का था, छठा। ये प्रति 5वें वर्ष आयोजन इसका कराता था, जिसमें यह बड़ी भारी संख्या में दान देता था, ठीक है। इसके विषय में कहा जाता था कि यह बौद्ध धर्म का, सूर्य का और शैव तीनों धर्म का अनुयायी था, ठीक है। महामोक्ष परिषद का जब आयोजन हुआ था, यह अपने जो शरीर के वस्त्र थे, आभूषण थे, उसको भी इसने दान दे दिया था। और यहाँ पर इसने पहला बुद्ध की पूजा किया था, उसके बाद सूर्य की पूजा किया, और उसके बाद आपका शिव की पूजा किया, ठीक है। और दान दिया था कहाँ पे, 635 में। किस जगह, प्रयागराज में। महामोक्ष परिषद, छठा महामोक्ष परिषद था, ठीक है। इसके शासनकाल की ये घटना ये है, 641 ईस्वी, 643 ईस्वी और 646 ईस्वी, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। 641 ईस्वी में चीनी सम्राट के दरबार में इसने दूध भेजा था, ठीक है। और 643 और 46 ईस्वी में चीनी सम्राट ने इसके दरबार में दूध भेजा था, चीनी सम्राट, ठीक है। पहला 641 में हर्षवर्धन ने भेजा,
646 में चीनी सम्राट ने इसके दरबार में भेजा। यह पूरी अपनी संपूर्ण आय का को ह्वेनसांग कहता है कि 4 भागों में बांट दिया जाता था। पूरे राज्य की जो आय होती थी, एक भाग यह राजकीय खर्च के लिए रखता था, दूसरा भाग 1/4 राजकीय खर्च के लिए, 1/4 नहीं हो रही है जी बताएं सर, आवाज फिर क्लियर नहीं हो रही है, फंस रहा है सभी लोगों को। जरा सभी लोग बताएं, सभी लोग की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी सर। जी सर। ऐसा करिए, आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? क्योंकि इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहां आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। कल मैं देखता हूँ, हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो नेटवर्क में, है ना? ठीक है, चलिए ठीक है, हर्षवर्धन को मैं कल फिर पढ़ा दूंगा। ठीक, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।